हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कार वाले यार। आज हम बात करने जा रहे हैं BS6 के बारे में कि BS6 क्या है, BS4 से BS6 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, BS6 में क्या क्या नए कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं और साथ ही साथ जो BS4 है और BS6 के फ्यूल में भी कुछ चेंजेस है या नहीं। तो इसी सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो BS6 बेसिकली डिनोट करता है भारत स्टेज, जो कि यूरो 6 के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली BS का फुल फॉर्म है अपना भारत स्टेज, या इसे अपन यूरो भी बोलते हैं क्योंकि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से लिए जाते हैं इसके नॉर्म्स। जो यूरोप में जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपने इंडिया में इसके नॉर्म लिए जाते हैं, तो इसलिए अपन इसे यूरो 6 भी बोलते हैं या फिर BS6 भी बोलते हैं। तो जो कि स्टेबल में जैसे BS1 के लिए जो अपना CO है वो 4.5 है, फिर HC जो है वो 1.1 है, नॉक्स की वैल्यू 8 थी और PM की वैल्यू 0.36। अब आप ये सोचेंगे कि PM क्या, PM अपनी बेसिकली गैस नहीं है, PM एक पर्टिकुलेटेड मैटर है जो कि जब फॉर्म होता है, जब अपना जो कंबशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलेटेड मैटर निकलता है अपने एग्जॉस्ट में जो कि ब्लैक कलर का रहता है, जो कि अपने डीजल एग्जॉस्ट से जब स्मोक बाहर आता है तो थोड़ा ब्लैकिश रहता है, तो वो ही होता है, वो पर्टिकुलेटेड मैटर होते हैं। उसमें बहुत बारीक बारीक माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं जिसे अपन PM बोलते हैं या फिर सूट पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन इस टेबल में देख सकते हैं, तो अपने BS1 से लेके BS4 तक के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो गिरती गई है। जैसे CO की वैल्यू गिर के 4.5 से स्टार्ट होकर गिर के अभी 1.5 पे आ गई है, ये BS4 के लिए बात कर रहे हैं। HC की 1.1 से 0.46 हो गई है, नॉक्स की 3.5 हो गई है, PM की 0.70 हो गई है। तो ये अपना बेसिकली हैवी कमर्शियल व्हीकल्स डीजल इंजन की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो अपना जो पॉल्यूशन होता है मेनली बिकॉज ऑफ डीजल व्हीकल्स के कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट होता है गैसेस का, उसमें ज़्यादा हार्मफुल गैसेस जो कि अपनी CO, HC, नॉक्स, ये इन सब के जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल व्हीकल्स। तो इसलिए अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए अपने डीजल कमर्शियल व्हीकल्स में और कैसे अपन ने BS6 के नॉर्म्स को अचीव कर। तो अपनी स्लाइड में देखेंगे तो ये BS4 वर्सेस BS6 के नॉर्म्स हैं पेट्रोल और डीजल के लिए कि कितना होना चाहिए। जैसे BS4 में अपने पास ठीक है, तो जैसे पेट्रोल व्हीकल में अपन देखे जाए कि अपना CO की वैल्यू 0.50 और क्लास 1 के लिए, क्लास 2 के लिए, क्लास 3। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 क्या है मैं ये बता देता हूँ। क्लास 1 है जो अपना कैपेसिटी ऑफ व्हीकल है वो अगर 3.5 टन से कम है लोडिंग कैपेसिटी, तो वो क्लास 1 में आएगा। अगर 3.5 से 12 टन के बीच में तो क्लास 2 में आएगा, और अगर वही मोर देन 12 टन है तो क्लास 3 में आता है। ठीक है, पेट्रोल व्हीकल की बात करी जाए तो अपन ने CO का जो एमिशन है वो 0.50 है क्लास 1 में, और अगर वहीं डीजल का देखा जाए तो वो 1 है। तो ऐसे ही अपन देखा जाए तो सारे जो नॉर्म्स है वो पेट्रोल व्हीकल के कम है एज कम्पेयर टू डीजल व्हीकल्स। मतलब डीजल व्हीकल जो है अपना यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो है ज़्यादा पॉल्यूशन करती है ना। फिर अपना ये जो BS6 के नॉर्म्स में CO में कोई वैल्यू चेंजेस नहीं आए हैं। अपने चेंजेस आए जैसे कि हाइड्रोकार्बन प्लस नॉक्स में जैसे 0.30 वाला था, अब 0.17 कर दिया उसको पेट्रोल व्हीकल्स में, 0.39 था तो इसमें 0.195 कर दिया है, इसमें 0.46 था तो अब उसे 0.215 कर दिया है। ऐसे ही नॉक्स का भी कम कर दिया गया है। PM पार्टिकुलेटेड मैटर की वैल्यू भी कम हो चुकी है बहुत हद तक। ऐसे ही डीजल की बात करी जाए तो डीजल में अगर देखा जाए तो अपना हाइड्रोकार्बन्स जो है वो और CO की वैल्यू चेंजेस है। मेनली डीजल व्हीकल्स में अपने क्या चीज़ की वैल्यू कम हुई है, नॉक्स की और पार्टिकुलेटेड मैटर की। जो नॉक्स अपना 0.08 से 0.060 हो चुका है। फिर क्लास 2 के लिए 0.10 से 0.075, क्लास 3 के लिए 0.11 से लेके 0.082 तक हो चुका है। पार्टिकुलेटेड मैटर की वैल्यू भी कम हुई है। इसमें इस वाली स्लाइड में मेरे पास पार्टिकुलेटेड मैटर फॉर BS4 की वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अपन
को जो BS स्टेज है बेसिकली अपने इमिशन नॉर्म्स को कंट्रोल करता है कि अपना जो पॉल्यूशन हो और वो अपना जो पॉल्यूशन होता है जो एग्जॉस्ट के थ्रू वो कम हो, अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि BS1 से लेके BS6 तक कौन से ईयर में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है। ठीक है, तो जैसे 1999 में अपना BS1 इम्प्लीमेंट हो गया था दिल्ली में कार्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। 2000 में BS1 इम्प्लीमेंट हो गया था पूरे इंडिया में। देन 2001 में BS2 इम्प्लीमेंट हो गया था ऑल मेट्रो सिटी में अपने। फिर 2003 में BS2 इम्प्लीमेंट हो गया था अपना दिल्ली प्लस 11 और मोर सिटीज़ में। फिर देन 2005 में BS2 पूरे पैन इंडिया में हो गया था। देन फिर 2010 में अपना BS3 पैन इंडिया हो गया था। देन BS3 पैन इंडिया में होने के बाद BS4 पैन इंडिया में होने के लिए कम से कम अपन को 7 साल लग गए, जो अपन देख सकते हैं 2017 में BS4 पैन इंडिया में हुआ था और अब 2020 में अपना BS6 पैन इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा। अब बहुत सौ का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि BS4 के बाद BS5 भी होता है, तो हाँ बिल्कुल BS5 भी होता है, बट बिकॉज ऑफ दी पॉल्यूशन इन इंडिया तो अपने गवर्नमेंट ने BS5 को स्किप करके डायरेक्ट BS6 इम्प्लीमेंट करवाया है ताकि अपन जो पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर तो अब इस स्लाइड में अपन देखते हैं कि अपने जब BS1 हुआ इम्प्लीमेंट, जब BS2 हुआ था, BS3 BS4 इम्प्लीमेंट हुआ तो अपनी गाड़ियों में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो जब BS1 अपना इम्प्लीमेंट हुआ था तो अपनी गाड़ी में मैकेनिकल FIP जो कि 600 बार पे इंजेक्शन प्रेशर विथ 600 बार इंजेक्शन प्रेशर पे इंट्रोड्यूस हो गया था गाड़ी में। कोई आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं था। और फिर BS2 की बात करी जाए तो मैकेनिकल FIP उसमें भी था 600 बार पे, बट न्यू कंबशन बोल अपन ने का कंसेप्ट अपना आ चुका था, जो कि पिस्टन के ऊपर एक कंबशन बोल अपन बनाते हैं जिससे अपनी जो है फ्यूल बर्निंग या फिर कंप्लीट कंबशन को इन्हेंस करने के लिए, जिसमें अनबर्न फ्यूल अपना कम से कम बाहर निकले, उसको इन्हेंस करने के लिए एक बोल टाइप क्रिएट करते हैं जिससे स्वेल इफेक्ट होता है और मिक्सचर काफ़ी अच्छा बनता है, तो उससे अपना जो है अनबर्न फ्यूल बाहर कम निकलता है। देन BS3 की बात करी जाए तो अपना मैकेनिकल FIP सिस्टम था, फिर उसमें 700 बार पे उसको लेके गए थे। फिर BS3 में कुछ व्हीकल्स में CRS जैसे जो CRS को इम्प्लीमेंट करता है, डेट इज़ कॉमन रेल सिस्टम, जो कि सबने सुना होगा। फिर टर्बो चार्जर विद इंटरकूलर, फिर ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट और ऑयल कंजम्पशन और फ्रिक्शन को रिड्यूस करा था अपन ने पिस्टन रिंग्स के थ्रू। इस BS4 में मोस्टली सभी व्हीकल्स में अपने टर्बो चार्जर आ चुके थे और फिर आफ्टर ट्रीटमेंट में अपन ने ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट का यूज़ करा, जो अपना बोल सकते हैं अपन आफ्टर ट्रीटमेंट में, मतलब जो कि एग्जॉस्ट कंबशन हो गया, एग्जॉस्ट होने के बाद जो ट्रीटमेंट होता है अपना एग्जॉस्ट गैसेस का, वो आफ्टर ट्रीटमेंट कहलाता है, तो उसमें अपन ने ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट को इंक्लूड। ठीक है, तो बेसिकली समझने के लिए कि अपना वर्क कैसे होता है इंजन का, तो अपना इंजन में दो चीज़ आती है, एयर प्लस फ्यूल, तो इसको अपन चार बोलते हैं। एयर में अपने पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस रहती है, और फ्यूल्स में अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर कंटेंट रहता है। ठीक है, तो ये जब बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट में अपने निकलता है उसमें अपनी नाइट्रोजन, वाटर ड्रॉपलेट्स, CO2, नॉक्स, सम हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेटेड मैटर अपना ये बाहर होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में बताया कि क्या क्या चेंजेस आए थे, तो BS4 में अपना जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो वो तो या तो EGR या फिर SCR। EGR का फुल फॉर्म है इंजन गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम, या फिर SCR सिस्टम सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर सिस्टम। और BS6 में अपना BS4 में दोनों ऑप्शन थे, या तो SCR यूज़ कर लो या EGR यूज़ करो, बट BS6 में अपने EGR, SCR, ASC ये तीनों यूज़ करके अपन ने जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं BS6 के वो अचीव करेंगे। ठीक है, तब मैं बता रहा हूँ कि पहले अपन बात कर लेते हैं EGR की, कि EGR क्या होता है और कैसे वर्क करता है और उससे कैसे इफेक्ट पड़ता है अपना नॉक्स कंटेंट को रिड्यूस करने में। ये चेंजेस इसको बोलते हैं अपन इंजन में अपनी जो एग्जॉस्ट गैस है उसको ही अपन रिसर्कुलेट करते हैं। तो ये अपने पास EGR का डायग्राम है। तो EGR से क्या होता है, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से अपना जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है उसको अपन ने डायरेक्ट कर दिया एक टर्बो चार्जर में, दूसरा ईजीआर वॉल्व में। अब ईजीआर जो वॉल्व है वो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे ओपन होता है और उससे वो गैस जाता है फिर ईजीआर कूलर में। ईजीआर कूलर में वो गैस कूल डाउन होता है, देन वो वापस इनलेट पोर्ट में चल जाता है। बाकी जी जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो गैस गई वो अपने टर्बो चार्जर को रन करवाने के लिए काम आती है। टर्बो चार्जर की टर्बाइंस पे वो जब गैस हिट करती है तो वो रोटेट होता है, देन उसके साथ एक कंप्रेसर लगा होता है जो कि इनलेट एयर को कंप्रेस करके अपने इंटरकूलर में भेज के उसे इनलेट मैनिफोल्ड में भेजता है। अब ईजीआर जो रिड्यूस अपना नॉक्स रिड्यूस करता है, जो अपना अपना फ्रेश ऑक्सीजन जो है सिलेंडर में वो कम जाता है, तो जिसके कारण जो अपना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट उनका रिएक्शन कम होता है और नॉक्स फॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक ये ग्राफ में जैसे देख सकते हैं कि जब ईजीआर अपन नहीं यूज़ करते तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है यहाँ पे हाई नॉक्स फॉर्मेशन होता है इस एरिया में, बट जब अपन ईजीआर यूज़ करते हैं तो अपन जो इनलेट गैस है उसको भी टर्बो चार्जर इंटरकूलर से अपन कूल डाउन करते हैं और जो एग्जॉस्ट गैस जो रिसर्कुलेट होती है उसका भी अपन टेम्परेचर कूल डाउन कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो नॉक्स फॉर्मेशन टेम्परेचर के कारण भी कम होता है। ठीक है, फिर अब BS6 के नॉर्म अचीव एक तो ईजीआर सिस्टम से नॉक्स फॉर्मेशन कम कर दिया ना। जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो अपना कंपोनेंट्स ऐड हुए जो कि है DOC, DPF, SCR, ASC। DOC क्या होता है? डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। DPF है डीजल पर्टिकुलेटेड फिल्टर। SCR है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिड्यूसर और ASC है अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट। ठीक है, ये अपना पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है, इसमें ये 4 कंपोनेंट ऐड हुआ है। अब ये काम कैसे करते हैं और क्या काम करते हैं? ठीक है, तो DOC जो है वो अपना रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन और CO को 50% और पार्टिकुलेटेड मैटर को 20 to 40%। ठीक है, जैसे कि अपन को नाम से ही समझ में आ रहा है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, मतलब ये डीजल को जो है ऑक्सीडाइज कर देता है और जो अपना HC है उसको ये यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि ये HC को ऑक्सीडाइज करके मतलब हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके कारण अपना जो HC है मतलब जो कि है अनबर्न्ड फ्यूल वो एटमॉस्फेयर में नहीं आता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है एटमॉस्फेयर में आने से। ठीक है, देन पर्टिकुलेटेड मैटर आता है अपना, उसको भी ऑक्सीडाइज करके CO2 और H2O में ब्रेक कर देता है। ये काम होता है अपना DOC का। ठीक है, DOC के बाद अपना जाता है DPF में ना, डीजल पर्टिकुलेटेड फिल्टर। ये जो है अपना जो पर्टिकुलेटेड मैटर रहता है उसे फिल्टर आउट करता है। इसमें एक पोर्स होता है बारीक बारीक, जैसे मान लीजिए अपन छन्नी से कुछ छान रहे हैं तो जो बारीक बारीक हैवी जो रहते हैं वो अटक जाते हैं, बाकी का जो अपना है वो छन के बाहर हो जाता है। तो वैसे ही इसमें वो पोर्स रहता है जिसमें अपना जो पर्टिकुलेटेड मैटर है वो अटक जाता है, बाकी जो गैस रहती है वो पास हो जाती है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है कि अपन जब इस गाड़ी का ज़्यादा टाइम तक यूज़ करेंगे तो जो अपना पर्टिकुलेटेड मैटर है वो तो अपना DPF चोक कर देगा, तो उसके लिए अपने पास सिस्टम होता है रीजनरेशन सिस्टम, जो कि 2 तरीके से काम करता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव रीजनरेशन सिस्टम जो अपना 550 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है और जो पैसिव है वो 200 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करता है। नाउ इसमें होता है रीजनरेशन सिस्टम में अपना जो DPF है वो इतना हीट हो जाता है कि जो PM है जो पर्टिकुलेटेड मैटर है वो बर्न हो जाते हैं, वहीं की वहीं वो बर्न होके इन द फॉर्म ऑफ गैस निकल जाते हैं और जो अपना जो क्लॉग्ड रहता है वो ओपन हो जाता है। ये रीजनरेशन सिस्टम से भी हो सकता है या फिर एट द टाइम ऑफ सर्विसिंग भी क्लीन करते हैं। ठीक है, तो अब रीजनरेशन करने के लिए अपन को हीट चाहिए। अब वो हीट अपन को कहाँ से मिलेगी? वो DOC से मिलती है। DOC अपना जो है वो रीजनरेशन सिस्टम के लिए भी काम करता है, जैसे कि DOC में वो हाइड्रोकार्बन को डायरेक्ट भेज देता है DPF में और वो हाइड्रोकार्बन बर्न होते हैं, मतलब जो कि अपने और उसको DPF को इतना हीट कर देते हैं कि जो उसमें पर्टिकुलेटेड मैटर है वो बर्न होके बाहर निकले। ठीक है, फिर उसके बाद जो अपने एग्जॉस्ट गैस आती है वो SCR में आती है। ना SCR में क्या होता है? SCR सिस्टम जो है कुछ कुछ कंपनियों ने BS4 में ही इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसमें अपन बोल सकते हैं अमोनिया टैंक या फिर एडब्लू टैंक जब जिस भी गाड़ियों में ऐड हुआ BS4 में उसमें SCR सिस्टम लगा। SCR सिस्टम क्या करता है? अपना जो रहता है NO जो नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है उसको वो ब्रेक कर देता है N2 और H2 में। कैसे? इसमें एक अमोनिया अपने एडब्लू टैंक में अमोनिया भरा रहता है जो कि स्प्रे करता है अमोनिया को SCR में। जब उसमें NO पास होती है तो वो अमोनिया
NO और O2 के साथ रिएक्ट करके N2 और H2O में उसको ब्रेक कर देती है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड अपना ब्रेक हो जाता है N2 और H2O में। ये काम होता है अपना SCR सिस्टम का। नाउ ASC सिस्टम, ASC सिस्टम जो होता है वो काम आता है अमोनिया जो अपना बच गया है किसमें, SCR सिस्टम से, तो वो अमोनिया भी बाहर आएगा, तो वो अमोनिया को भी अपन एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हार्मफुल है। तो इसलिए अपन ASC सिस्टम में जो रहता है अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, अमोनिया है जो एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज नहीं हो। ठीक है, जो मटेरियल यूज होते हैं अपने DOC, DPF, SCR और ASC में, तो DOC में प्लेटिनम प्लस पैलेडियम यूज हो रहा है, DPF में प्लेटिनम प्लस पैलेडियम यूज हो रहा है, SCR में कॉपर जियोलाइट और ASC में कॉपर जियोलाइट प्लस प्लेटिनम। अब आप सभी को पता होगा प्लेटिनम और पैलेडियम इज अ कॉस्टली मेटल, इसलिए ये कंपोनेंट ऐड होने के कारण अपने जो BS6 व्हीकल्स का जो प्राइस है एज कम्पेयर टू BS4 वो बड़ा है बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट एडिशन इन दिस सिस्टम। ठीक है, साथ ही साथ जो गाड़ी का वेट है वो भी बड़ा है। ठीक है, फिर इन सब के साथ बहुत सारे सेंसर्स भी अपने ऐड हुए हैं। ठीक है, जो कि अपने क्रैंकशाफ्ट सेंसर, कैमशाफ्ट सेंसर, कूलेंट सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, एक्सीलरेटर पैडल सेंसर, व्हीकल स्पीड सेंसर। साथ ही साथ अपने जो सारे सेंसर है DPF, DOC, DPF, SCR, ASC, इनके आगे भी और पीछे भी सब जगह सेंसर है कि जब गैस एंटर करती है इनमें सिस्टम में तब वो कितने अमाउंट में उनका रहता है और जब बाहर निकल रहे तो कितना अमाउंट का, ये सेंसर सेंस करता है कि अपना जो DOC, DPF, SCR और ASC सिस्टम है वो वर्किंग है कि नहीं। तो इनके आगे पीछे भी सेंसर रहते हैं, तो बहुत सारे सेंसर्स भी ऐड हुए हैं जो कि ECU के द्वारा कंट्रोल होता है और ये सेंसर की सारी रीडिंग ECU के पास जाती है और ECU चेक करता है कि अपनी सारी सिस्टम जो है कम्प्लीटली अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो डैशबोर्ड पे अपना माल फंक्शन लाइट ब्लो कर देता है कि जिससे ड्राइवर को पता लग जाए कि यह कोई सा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि BS4 से BS6 में अपना कितना रिड्यूस हुआ है, कितने % ऑफ रिडक्शन है। तो BS4 में जो नॉक्स का कंटेंट था वो 3.5 था और BS6 में 0.4 हो चुका है, जो कि है 90%, मतलब ये है ग्राम पर किलोवाट आवर में। तो ये 90% ऑफ रिडक्शन आया है नॉक्स इमिशन में, हाइड्रोकार्बन इमिशन में 70% का रिडक्शन आया है और पार्टिकुलेटेड मैटर में 50% का रिडक्शन आया है। इतना अमाउंट ऑफ रिडक्शन हुआ है अपना BS4 से BS6 में स्विच करने पे। तो साथ ही साथ अपना जो सल्फर कंटेंट है वो भी कम हुआ है। जो BS4 में डीजल व्हीकल्स में सल्फर कंटेंट 50 हुआ करता था वो BS6 में आके 10 हो गया, और पेट्रोल में जो 30 हुआ करता था वो BS6 में आके 10 हो गया, इसमें भी 10 हो गया। ठीक है, अब फ्यूल में क्या चेंजेस है, ये मेरे पास ग्राफ है जिसमें बता रहा है कि BS3, BS4 और BS6 के फ्यूल में कितना सल्फर कंटेंट कम हुआ। जैसे BS3 में 350 ppm सल्फर हुआ करता था, BS4 में 50 ppm सल्फर हुआ करता था, और बट BS6 में सिर्फ 10 ही ppm सल्फर रह गया। तो अब बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर अपन BS4 फ्यूल BS6 की गाड़ी में डाल के चलाएंगे तो क्या अपना नॉर्म्स अचीव होगा, तो उसका आंसर है नहीं, वो नॉर्म्स अचीव नहीं होंगे क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये जो अपने सिस्टम है उसको भी हार्म कर सकते हैं, जिससे अपनी गाड़ी के कंपोनेंट्स ख़राब हो सकते हैं। बट अगर कभी अपन BS6 वाला फ्यूल BS4 की गाड़ी में डाल के चलाएं तो हाँ, वो अपना जो इमिशन है थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें सल्फर कंटेंट क्योंकि कम है तो जो अपना सल्फर कंटेंट जो बाहर आता है वो कम हो जाएगा। तो अपन BS4 वाला फ्यूल BS6 की गाड़ी में डाल के नहीं चला सकते, लेकिन BS6 वाला फ्यूल अपन BS4 की गाड़ी में डाल के चला सकते हैं। और अब जो आने वाले फ्यूल रहेंगे वो सारे ही BS6 के नॉर्म्स के फ्यूल रहेंगे, तो सारे ही पेट्रोल पंप में सिर्फ और सिर्फ BS6 फ्यूल ही मिलेगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कि BS6 के बारे में। होप यू ऑल like this content about BS6, and if you have any kind of question you can ask me in comment section. I would love to help। और अगर आपको ऐसे ही कोई से और टेक्निकल टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या जानना है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे। और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप लाइक करिए, मेरे चैनल कमेंट करिए ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू गाइस, फिर मिलता है ऐसे ही किसी और वीडियो पे।